अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए कल का दिन बहुत अहमियत का हामिल है। इसलिए नहीं कि सियासी चहलकदमी या कोई बड़ा इवेंट होने वाला है, वो तो आए रोज़ पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ होता ही चला जाता है, लेकिन इसलिए कि पाकिस्तान का इमेज और पाकिस्तान की मईशत के बारे में एक अहम डिसीजन होने वाला है। लेकिन वो डिसीजन पाकिस्तान में नहीं बल्कि बैरून मुल्क होगा। वो डिसीजन होगा कि एफएटीएफ ने क्या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखना है या नहीं। एक तरफ तो पाकिस्तान को के ऊपर ये ठप्पा लगा दिया गया कि टेरर फाइनेंसिंग होती रही, दूसरी तरफ पाकिस्तान दहशतगर्दी से लड़ता रहा, आपने यहाँ जाने गंवाता रहा और जाने गंवाने के साथ साथ दहशतगर्दी को यहाँ से अपनी सरहदों से भगाता रहा। लेकिन उसके साथ साथ ही पाकिस्तान के ऊपर बड़ी कड़ी शराइत रखी एफएटीएफ ने कि वो शराइत पूरी की जाए। लास्ट टाइम एक आधे पॉइंट से पाकिस्तान मार खा गया था, लेकिन इस बार तवक्को ये की जा रही है कि कल इंशाल्लाह ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाल दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है? ग्रे लिस्ट से निकलने से क्या होगा? क्या एवेन्यूज ओपन होंगे या ये सिर्फ इमेज बिल्डिंग है? ये तमाम वो सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी शहरी कर रहा है और इन्हीं के जवाबात आज हम लेंगे। इसहाकदार साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कल कमेंट पास किया। वो कहा कि ना तो 6 महीने के अंदर इकोनॉमी खराब होती है, ना 6 महीने के अंदर बेहतर होती है। इस हवाले से भी बात करेंगे कि पाकिस्तान की मईशत और बिलखुसूस यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर यानी यूएसडी का पाकिस्तान से उड़कर कहीं चले जाना या कहीं फरार हो जाना, ये क्या मामला है पाकिस्तान से? एक तो पहले ही फॉरेन रिजर्व्स, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज़बूहाली का शिकार है, यानी ख़त्म होते चले जा रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे यहाँ से जो डॉलर है जो हमारे सरहदों के अंदर है वो सरहदों से बाहर जा रहा है। किधर जा रहा है? अफगानिस्तान कैसे पहुँच रहा है? इस तमाम सूरत हाल के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और पॉइंट बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के इस एफएटीएफ से बाहर निकलने को अमरीका में कैसा देखा जाएगा और अमेरिका इस तमाम सूरत हाल को किस नज़र से देखेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। और अमेरिका ने एक तरफ तो ये इमेज बिल्डिंग होगी पाकिस्तान के लिए कि ग्रे लिस्ट से निकल गया, तो दूसरी तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट के कमेंट और उसके बाद फिर उसके रिबटल के बारे में अमेरिका के अंदर क्या सेंटिमेंट्स है, सब तमाम सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूँ। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे पास डॉक्टर अशफाक तोला साहब मौजूद हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया तोला साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स चेयरमैन है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। यूर ऑल्सो वेरी वेल नोन इकोनॉमिस्ट। जफर पराचा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस के अंदर काफ़ी महारत रखते हैं, बड़ा नाम है, और दूसरा इकोनॉमी के ऊपर भी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया पराचा साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले अशफाक तोला साहब, आपकी तरफ ही मैं आऊँगी। इसहाक डार साहब ने फरमाया है कि जी हमने पहले भी इकोनॉमी संभाली थी, हम अब भी इकोनॉमी संभाल लेंगे, लेकिन नाउ विल हैव टू टेक मेजर्स कि इकोनॉमी बार बार इस तरह के विशिष्ट सर्कल में ना पड़े। ये इकोनॉमी संभाल लेंगे, लेकिन कैसे संभालेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अनीका। देखें, इकोनॉमी जब भी संभलती है ना, उसके काफ़ी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, काफ़ी इसमें आपके जो मामलात होते हैं ना वो ठीक होते हैं। जैसे आपने एक्सचेंज की बात की, जफ़र पराचा हैं मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में से, भाइयों में से हैं, वो आपको पूरा बताएंगे कि इस वक्त नक्शा क्या है। अफ़गानिस्तान में जब रुपये पे ट्रेड बंद हो जाएगा, वहाँ पर अरबों रुपए पड़े हुए होंगे, तो वो डॉलर लेने आएंगे, यहाँ पर मार्केट आपकी चढ़ जाएगी, पेशावर डॉलर चला जाएगा, तोरखम बॉर्डर यमन आपका चला जाएगा। तो ज़ाहिरी बात है वो आपको डिटेल में बता देंगे, मेरा ख्याल है उनसे बात करेंगे भी। जी जी जी, वो आपको बता देंगे। देखिए, मईशत का हमारा मसला, हमारी लोकल मईशत में बायंसी है। इस वक्त अगर थोड़ा सा हमें मसला आ रहा है, अगर जो हमारे रेमिटेंसेस थोड़े कम हुए या हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं और इंपोर्ट भी कंसिक्वेंटली कम हो रही हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ वन गुड रीज़न एंड दैट इज़ इंटरनेशनल रिसेशन। अच्छा, अमेरिका में रिसेशन है। आज आप देखें 103 रुपये टका का आपका डॉलर हो गया, 79 से 103, तो आप अंदाज़ा लगा लें 35 से 40% बांग्लादेशी टका, जिसको हम कहते थे बड़ी अच्छी मईशत जारी है, वो उड़ गई। युवान 7.21 के आपके उस पर आ गया, जो कि 6.04 6.05 पे, मैक्सिमम 6.2 पे हमने देखा था। इंडियन रुपी आज 82-83 पे आ गया। ऑयल आप देखें नीचे आ रहा है। रिसेशन की निशानियां पूरी हैं, अमेरिका में ऑर्डर आ नहीं रहे। तो आप मुझे एक बात बताएं, इस इकॉनमी को संभाला देने के लिए जब आप इस ख़तरनाक तरीके से घिरे हुए हों, तो आपके पास क्या रेसिपी होगी? आपकी लोकल रेसिपी होगी। अच्छा। मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जफ़र पराचा उसको सेकंड करेंगे, कि आज मैं अगर डॉलर डिनोमिनेटेड एमनेस्टी अनाउंस कर दूँ कि मुझे
इंटर बैंक -10% पे दे दो, सही, जो रुपये की एक्चुअल वैल्यू है मेरी डॉलर की 180 190, तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ $4 बिलियन आपके पास आ जाएंगे। मगर डू यू बिलीव दैट? बिलीव डिनोमिनेटेड नहीं, मैं वैल्यू आपको मैं गारंटी इंशाल्लाह कह रहे हैं आप? मैं गारंटी कर सकता हूँ, मगर अच्छा। मसला पता है क्या है सारा? क्या? वही IMF आएगा, खड़ा रहेगा कि जी आपने ये क्या किया। हाँ, वही थोड़ा सा FATF का मतलब आप इसमें लिख दें कि टेररिज्म मनी हमें पता चली तो कन्फिस्केट हो जाएगी, ड्रग मनी पता चली तो कन्फिस्केट हो जाएगी। इस किस्म की आप केवियट डालें, आपकी मईशत में बहुत बड़ी मुतवाजी मईशत है। ठीक है। इसको आपको, आप आरतियों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते। सही। आप अच्छा, ये जो आपने प्रॉपर्टी पॉइंट की, दिया तोला साहब, इस पॉइंट को जरा मुझे जफर पराचा साहब की तरफ भी लेकर जी, जाना जी, है। आप दिस ले वेरी लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट पराचा साहब। एक तो डॉलर हम लोगों को मार्केट वैल्यू और ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट की वैल्यू, उसके अंदर बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है। एक जगह बैंक के अंदर, ओपन बैंक के अंदर हम लोगों को 220 एंड देन मार्केट, ओपन मार्केट के अंदर हम लोगों को 232 को क्रॉस करते हुए नजर आ रहा है। डार साहब आए थे, डॉलर को कुछ जो उसको पर लगे हुए थे कुछ कटे थे। नाउ ये डॉलर को वो इंपोर्ट बंद करके या इंपोर्ट कम करके बचा रहे हैं, लेकिन डॉलर कहीं ना कहीं से लीक हो रहा है, कुछ हो रहा है। कहाँ जा रहा है ये डॉलर? देखिए जनाब, आपका शुक्रिया। जैसे अशफाक तोला साहब ने बहुत सी बातें बयान की हैं और वो भी उनकी बातें काफी हद तक सही हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि अफगानिस्तान डॉलर इस वक्त 240 रुपए का आज है, राइट, ठीक है जी, और वहाँ स्मगल हो रहा है। हमारे यहाँ 220-21 रुपए इंटर बैंक है और हम लोगों ने कैप किए हुए रेट एक्सचेंज कंपनीज ने। असकुद एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमने इसको कैप किया बाय 226 पे, लेकिन जो ग्रे मार्केट है वो 230-235 है। इसकी एक वजह जो डार साहब आए हैं, डार साहब के बारे में मैं ये कहूंगा कि एज वजीर खजाना ये हमारी आखिरी उम्मीद है, लास्ट होप। अच्छा, अगर ये ठीक नहीं कर सकते तो फिर अल्लाह ना करे कोई नहीं ठीक कर सकता, क्योंकि डार साहब की वजह शोहरत यही है कि डॉलर को कंट्रोल करना और इकोनॉमी को कंट्रोल करना, चाहे वो बाय हुक और बाय क्रुक, ये उनकी एक रेपुटेशन है और पुराना उनका एक्सपीरियंस है। तो जैसे लेकिन जफर पराचा साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट ओवर हियर, लेकिन अगर डार साहब इधर कंट्रोल कर लेते हैं, उधर आप फरमा रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर डॉलर स्मगल भी हो रहा है, यहाँ से जा भी रहा है, तो फिर ये वाला फ्लो ज्यादा नहीं हो जाएगा? अगर यहाँ कैप लगी हुई है, यहाँ किसी तरीके से कंट्रोल कर लें, अफगानिस्तान के अंदर पैसे ज्यादा मिल रहे हो, लोग तो उधर स्मगल करते जाएंगे, इसकी तो स्पीड भी तेज हो जाएगी फिर। जी, आपकी बात वजह है, क्योंकि इस वक्त जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इतनी ज्यादा हम कहेंगे कि कामयाब नहीं है स्मगलिंग रोकने में, क्योंकि अफगानिस्तान ने एक ये काम किया है पिछले दिनों। उन्होंने कहा है कि जो क्योंकि अफगानिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारे पाकिस्तानी रुपये में ज्यादा होती है, उन्होंने कहा है पाकिस्तान करेंसी के अलावा बाकी सब करेंसी आप लोग रख सकते हैं, पाकिस्तान करेंसी नहीं रख सकते। जो कि मैं समझता हूँ कि एक जो उनका फैसला है तो जाहिर है नजर आ रहा है कि वो पाकिस्तान मुखालिफ है। सही। तो फिर उसके बाद जब उनके ट्रेडर्स ने शोर मचाया कि भाई ये क्या बात है, तो उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया अपने रुपए कि अपने पाकिस्तानी रुपए आप कन्वर्ट करा लें किसी भी करेंसी में सिवाय पाकिस्तान के। तो वो लोग अफगानिस्तान भी वाले भी यहाँ पेशावर में रोज बैठे डॉलर खरीद रहे हैं। तो उस बारे में मेरी तजवीज ये है कि पाकिस्तान को चाहिए, क्योंकि हमारे कई 100 बिलियन रुपीस वहाँ पड़े हुए हैं पाकिस्तानी। तो मैं तो ये कहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान की जो 5000 वाला नोट है उसको डिमोनेटाइज कर दिया जाए। अच्छा। और नए नोटों से बदल दिया जाए। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। हारून शरीफ साहब, हारून शरीफ साहब, पराचा साहब ये जो बात कह रहे हैं कि एक तो 5000 के नोट को डीमोनेटाइज कर दें, दूसरा ये जो आउटफ्लो ऑफ डॉलर है एक ऐसी इकोनॉमी के अंदर जो ऑलरेडी डॉलर स्टार्व्ड है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बहुत तेजी से गिर रहा है, और डार साहब कह रहे हैं कि हम संभाल लेंगे। पराजा साहब फरमा रहे हैं कि डार साहब इज आवर लास्ट होप। डू यू थिंक कि इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर हम डॉलर को काबू कर सकेंगे, और अगर डॉलर को काबू कर लिया तो ये आउटफ्लो थ्रू स्मगलिंग रोक सकेंगे? जी अनीका, शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, डॉलर को कंट्रोल करना मईशत को संभालना नहीं होता है। लेट मी पुट इट ऑन रिकॉर्ड। ये सिर्फ हमारा इस वक्त एक ऑब्सेशन बना हुआ है। देखिए, थोड़ा सा अगर हम समझें तो इस वक्त जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके अंदर डॉलर की सप्लाई को कम किया जा रहा है। फेडरल रिजर्व्स ने रेट बढ़ा दिए, मनी सप्लाई कम है।
अब वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जब डॉलर की एक तो सप्लाई कम हो रही है क्योंकि हम डिमांड को कंप्रेस कर रहे हैं ग्लोबली, और ये एक इकोनॉमिक फिनोमेना है। ये जो बाकी ममालिक हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं डॉलर के अगेंस्ट, आप देखिए खाली चीन और बांग्लादेश या इंडिया नहीं है, यूरोप भी स्ट्रगल कर रहा है। यूरो कहाँ आ गया है, पाउंड कहाँ आ गया है। तो फर्क इस वक्त ये है कि डार साहब की जो फोकस है ये एक ग्लोबल फिनोमेना है जहां पर ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। लेट मी करेक्ट, इकोनॉमी इज नॉट गोइंग इनटू ए रिसेशन, इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन। ओके, और सप्लाई ऑफ मनी को कम किया जा रहा है डिलिबरेटली, उसकी वजह से इंपैक्ट आ रहा है। अब आइए पाकिस्तान के ऊपर। देखिए पाकिस्तान की मईशत के अंदर ना तो इकोनॉमिक्स 200 साल से बदली है। आपने अगर रुपए को थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ देनी है, उसका एक ही तरीका है कि हमें एक्सपोर्ट्स को डबल करना पड़ेगा और उस पर वक्त लगेगा। सही। और उसके अलावा जो हम शॉर्ट टर्म मरहम लगाते रहते हैं, पट्टियां लगाते रहते हैं, एमनेस्टी दे दें, यहां से हम कुछ और कर ले, वो कभी भी सस्टेनेबल नहीं होता किसी भी इकोनॉमी के अंदर। तो मैं एक स्ट्रेट बात ये कर दूं, जहां तक किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर की लास्ट होप का ताल्लुक है, कोई एक आदमी मुल्क की इकोनॉमी ठीक नहीं करता, वो काफी इदारे मिलकर करते हैं। लीडरशिप की जरूरत होती है और वो हमें चाहिए। मेरी वरी ये है कि जो अभी हुकूमत है उसका अपना टेन्योर जो है वो इतना लंबा नहीं है। सही, तो इसलिए वो कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंज करने की पोजीशन में गालिबन नहीं होंगे। पॉलिटिकली दे कैन नॉट अफोर्ड दैट आइदर। लेकिन मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, उसके बाद मैंने FATF वाला मामला भी क्विकली डिस्कस करना है। लेट मी गो ऑन अ ब्रेक एंड आई विल कम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की इकोनॉमी और डॉलर को किस तरीके से काबू किया जाए। कल FATF का मामला हमारा जो है वो शायद क्लियर हो। एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद पॉजिटिव रिजल्ट आए, पाकिस्तान विल बी टेकन आउट ऑफ द ग्रे लिस्ट। इसके क्या असरात हो सकते हैं? अशफाक साहब क्या एक्सपेक्ट करें कि एक तो FATF के अंदर क्या हमें ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा? क्या ये तवक्को यकीन में बदल जानी चाहिए? और अगर हम लिस्ट से निकल जाते हैं तो फिर उसके क्या रिजल्ट होंगे? निकलना मेरा ख्याल है कोई इशू नहीं है अब आपके पास। जो आपने कहा था, उन्होंने आके रिव्यू किया, रिपोर्ट्स आर क्लियर एंड आई मीन देयर इज नो हिकअप नाउ। पॉजिटिव रिजल्ट यही है कि जी मुझे समझ नहीं पड़ी थी अभी भी कि काफ़ी चीज़ें हमारे नेगेटिव जा रही थी। ज़रा हम अपने करेंसी को, ये ऑर्गेनिक थी, ये कोई डॉक्टर साहब का कोई करिश्मा उन्होंने आने, जब वो आ रहे थे ना, मैं आपको ये आपके प्रोग्राम में बताता हूँ। मैं मक्का मुकरमा में बैठा हुआ था, एक बड़े लीडिंग एक्सपोर्टर के एक CFO मेरे पास आए। अच्छा। होटल में रात को कॉफ़ी पे, तो वो उन्होंने कहा कि बोला जिस दिन हमें ये इत्तला मिली है, ये मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कह रहा हूँ और ये तस्दीक करवा दूंगा मैं आपको अगर आप कहेंगी तो। नहीं, मैं आई ट्रस्ट यू, डोंट वरी। नो आई एम टेलिंग यू, आई कैन गेट यू वेरीफाइड। अच्छा। तो उसने मुझे आके कहा कि जिस दिन हमें ये इत्तला मिली है हमारे बॉसेस को कि यार डार साहब आ रहे हैं, तो उन्होंने फॉरवर्ड की जो सौदे थे 15% डिस्काउंट में काटे हैं, बोले जान छुड़ा लो। अच्छा। I mean, they all know, ठीक है, एक्सपोर्टर्स नो, इनकी एलसीआर रुकी हुई है बैंकों की, जो आपने अर्निंग्स देखी है। I mean, क्या आपको इससे अंदाजा नहीं होता? ये FATF वाले मामले से निकल के हमारा एक्सपोर्ट की हमें कोई इशू नहीं है। देखिए हमें FATF के इसमें मैं ख्याल बस वो एक आपको इसको कहते हैं ना, एक सेंटिमेंट अच्छे आएंगे, वाइब्स अच्छी आएंगी हमारे लिए, इकोनॉमी के लिए, स्टॉक मार्केट बढ़ जाएगी। मेन ये जो परजा साहब कह रहे हैं ना, 1 महीना, मैं अगर पाकिस्तान हार्श एक्शन लेने पे उतरा है, जो कि नहीं लेगा पाकिस्तान, अगर हमने ट्रांजिट ट्रेड बंद कर दिया अफगानिस्तान की यहाँ से, तो फिर उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी। और ये गवर्नमेंट जो समझती है, जो हमारे माशाल्लाह बड़े एहसानात हैं उन पे, हमारे मुसलमान भाई हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि अगर आप पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे तो अफगानिस्तान तो मिनटों की मार है हमारे लिए। ठीक है, मिनटों की मार है। और मैं ये समझता हूँ अगर इस तरीके से ना किया जाए तो मेरी तो गवर्नमेंट से हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आप ट्रांजिट ट्रेड बंद कर दें। आप देखिए, इनको लग पता जाएगा सब। पराचे साहब, एक आपकी तरफ ही
एक ये अशफाक तोला साहब का सजेशन कि ट्रांजिट ट्रेड बंद करें, अगर वो हमारे खिलाफ जा रहे हैं तो हम भी आगे से रिबटल दें, इसके ऊपर आपकी क्या सेंटिमेंट है? सेकेंडली, FATF की ग्रे लिस्ट से जो मुतवक्का पाकिस्तान निकल जाएगा उसके बाद के एवेन्यूज क्या खुलेंगे? देखिए जनाब, बात यह है कि इंटरनेशनली अगर हमको फॉलो करनी है चीजें तो हम शायद अफगान ट्रांसिट बंद ना कर सके, क्योंकि एक दुनिया में कानून है कि जिसके पास अगर सी पोर्ट नहीं है तो उसके पड़ोसी मुल्क को देना है। हाँ, मैं इशफाक साहब की बात से दूसरी तरह मुत्तफिक हूँ कि जो हमारी ट्रेड पॉलिसीज हैं अफगानिस्तान और ईरान के साथ, और जो हमारी इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं इन दोनों ममालिक के साथ, वो हमको जैसे हमारी दीगर ममालिक के साथ है वैसे करना चाहिए। यानी कि हमको जो ट्रेड है वो थ्रू LC होनी चाहिए, बैंकिंग चैनल, और जो उनके साथ हमारा रोज आना जाना है हजारों लोगों का मॉब की शक्ल में, जो सिर्फ और सिर्फ स्मगलिंग करते हैं और हमारा रेवेन्यू का लॉस करते हैं, वो हमको रिविजिट करना चाहिए। और वो जो आना जाना है वो सिर्फ और सिर्फ बाय एयर होना चाहिए। तो फिर आप देखेंगे कि 100-200 लोग भी सफर नहीं करेंगे रोज, जो अभी 10-20 हजार करते हैं। तो और FATF वाला मामला पर आशा साहब, FATF के ऊपर मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हम उससे निकल जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में बहुत ज्यादा कंप्लाइंट मुल्क है। वो अलग बात है कि कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हैं, कुछ मुल्क हमको दबाना चाहते हैं, 2 मुख्तलिफ ब्लॉक्स की लड़ाई है, तो उसमें हमको उन्होंने डाल दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए। एक और बात, जैसे अशफाक साहब ने कही उसकी एमनेस्टी की, तो मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ, और मैंने वजीर आजम साहब को भी ये तजवीज दी थी कि आप जो लॉकर्स में पैसा पड़ा हुआ है और उसको, ठीक है हम एमनेस्टी नहीं ला सकते ड्यू टू IMF की शराइत की वजह से, लेकिन हम कुछ ऐसे बॉन्ड्स ले आए कि उनको वो दे दें। और प्लस जो गोल्ड है, जो लोगों के पास एक डेड इन्वेस्टमेंट के तौर पे पड़ा हुआ है बहुत बड़ा अमाउंट, उसका भी कोई डॉलर बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड्स निकाल के कुछ उन पे प्रॉफिट दे और वो गवर्नमेंट के रिजर्व में इजाफा हो। तीसरी बात है जो पैरेलल इकोनॉमी की बात है, नो डाउट कि इस वक्त हमारे यहाँ 70-80% पे जा चुकी है पैरेलल इकोनॉमी। देखिए हमारे जो बैंक्स के टोटल डिपॉजिट्स हैं वो तकरीबन 22 ट्रिलियन हैं, और जो एज पर स्टेट बैंक रिपोर्ट जो हमारी जो कैश है, जो कैश सर्कुलेट हो रहा है, वो तकरीबन 19.5 ट्रिलियन है। यानी कि सिर्फ एक चीज जिसके अंदर ना फॉरेन एक्सचेंज शामिल है, ना गोल्ड शामिल है, ना प्रॉपर्टी शामिल है, ना उसके अंदर कमोडिटीज शामिल है, तो आप अंदाजा कर लें कि हमारी कितनी बड़ी इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी है। तो उसको हमें प्लान करके, जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि उसको प्लान करके लॉन्ग टर्म हमको इस पे लाना होगा। एक जरूरी बात यह है, एक्शन प्लान बनेगा, बन रहा है, एक्शन प्लान बन रहा है जी। तोला साहब कह रहे हैं, बराचा साहब एक्शन प्लान बन रहा है इस बारे में। क्या बन रहे ऑप्शन? बन रहा है, तीन साल के एक्शन प्लान बनेंगे। आप 1 साल का तो नहीं बना सकते, बट यू हैव टू मेक प्लान, जैसे टर्की में इंडिया में बने वैसे ICAP और IBML के बना रहे हैं। राइट। अच्छा, हारून शरीफ साहब, एक बात जी बराचा साहब, जो हमको जो ये जो हमारी जितनी भी सियासी जमातें इस वक्त नया मॉड्यूल है कि सबके सब हुकूमत में है और सारे के सारे अपोजिशन मोड में हैं। इन लोगों को जो काम करना चाहिए वो इस वक्त कोई नहीं कर रहा। वो लोग जो हमारी जो इशराफिया की मराहत हैं वो वैसी चल रही हैं, हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस की जो सवाबदीदी फंड्स हैं वो सब उसी तरह चल रहे हैं। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो हम कुछ भी कर लें तो फिर हमारी मैशत ठीक नहीं हो सकती। साहब, यही तो पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली दुखती रह गया, इसको सही करना तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन मैं जरा पराचा साहब, हारून शरीफ साहब की तरफ भी जानना चाह रही हूँ। हारून साहब, यही सवाल FATF वाला, आई वॉन्ट टू नो योर टेक कि आपकी नजर में FATF की ग्रे लिस्ट से निकल के हम क्या अचीव करेंगे और क्या होगा? जी, FATF के 2 पहलू हैं। एक टेक्निकल पहलू है जिसमें हमने 19% कंप्लायंस कर दी है। एक सियासी पहलू है जहां पर इस दफा अनफॉर्चुनेटली, देखिए मैं FATF के बहुत साल पहले एडवाइजरी बोर्ड में रहा हूं। वो एक एडवाइजरी बॉडी थी और है जो लोगों को एनालिसिस करती है, टेक्निकल सपोर्ट देती है कि आपने अपने सिस्टम्स को कैसे बनाना है। पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर ये है कि आपने स्टेप सारे ले लिए, कानून बना दिए, आप कंप्लायंस नहीं कर पाते हैं, जो हमारा इंप्लीमेंटेशन का इशू है। तो ये जो सिग्नल जाएगा FATF, अगर हम ग्रे लिस्ट से इंशाल्लाह निकल आते हैं,
एक तो ये आएगा कि हम ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में गालिबन इस वक्त हमारा एंगेजमेंट जो है द बिग प्लेयर्स इन एफएटीएफ के साथ बेहतर है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स। और वो एक सिग्नल, अच्छा सिग्नल है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जो है पॉजिटिव एंगल पे प्रोग्रेसिवली डिप्लोमेटिकली एंगेज कर रहा है। जहां तक टेक्निकल इशू है कंप्लायंस का तो है, लेकिन जो इंप्लीमेंटेशन का है वो प्रेशर रहेगा और वो कोई हमें 2 साल का प्रोग्राम देंगे और उसको चेक करते रहेंगे। हाँ, इसका एक फायदा जरूर होगा कि जो आपकी हर रिपोर्ट में, आईएमएफ की रिपोर्ट में, आपकी रेटिंग्स की रिपोर्ट में इस एक एंगल को चेक किया जाता है, तो हमारी गालिबन रिमिटेंसेस पे प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा और जो हम क्रॉस बॉर्डर फ्लोज करते हैं उस पे भी कम हो जाएगा। आई विल क्लोज ऑन समथिंग, देखिए वी नीड टू बी रियलिस्टिक। ना तो ट्रांजिट ट्रेड बंद होगी, ना हम आईएमएफ के भी फ्रेमवर्क से निकलेंगे। वी नीड टू फाइंड सॉल्यूशंस विद इन द नॉर्म्स ऑफ आवर एग्रीमेंट्स, विद इन द नॉर्म्स जिस पे दुनिया चलती है। ये जो आउट ऑफ द बॉक्स लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस है उसकी अभी हमारे पास नेगोशिएशन पावर उतनी नहीं है। सही, ठीक है। अशफाक तोला साहब थैंक यू वेरी मच, हारून शरीफ साहब बहुत शुक्रिया, जफर पराचा साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे अमेरिका के अंदर क्या सेंटिमेंट पाया जाता है अगर पाकिस्तान एफएटीएफ से निकल जाता है, और उसके साथ साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट का एक तरफ तो परसेप्शन बेहतर होगी ना एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से अगर हम निकल जाते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट और उसके बाद फिर उसको रद्द कर दिया गया अमेरिकन ऑफिशियल्स की तरफ से, उसके बारे में बात करेंगे। माइकल कूगलमैन हमारे साथ मौजूद होंगे आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम मईशत को डिस्कस कर रहे थे, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के क्या असरात मुरतब होंगे पाकिस्तानी मईशत के ऊपर, उसको भी डिस्कस कर रहे थे, और डॉलर की उड़ान जो है जो इधर से स्केप ले रहा है उसको भी डिस्कस कर रहे थे। अब जरा अमेरिकन पर्सपेक्टिव भी लेंगे कि पाकिस्तान अगर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकल जाता है तो फिर क्या, और अमेरिका की तरफ से जो कुछ स्टेटमेंट्स आई उसके बारे में बात करेंगे। माइकल कूगलमैन हमारे साथ मौजूद होंगे, साउथ एशिया डायरेक्टर हैं विल्सन सेंटर के। थैंक यू वेरी मच माइकल फॉर जॉइनिंग अस इन द शो, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। माइकल, फर्स्टली एंड फॉरमोस्टली, ऑब्वियसली द पाकिस्तानी इकोनॉमिक सिचुएशन इज critical, we all know that, but this was further aggravated by being in FATF's grey list. What do you see will be happening tomorrow after the FATF plenary meeting? Yeah, so thank you for having me, first of all. I do think, I'm quite confident that Pakistan will formally be removed from the grey list when FATF has its plenary conclude at the end of the week. Everything that is supposed to happen has happened. When the FATF last met, they essentially said that Pakistan had completed all of its action point items. And then several months ago, FATF sent a monitoring group to Pakistan to ensure that Pakistan continued to do what it had to warrant getting it off the list. So that means that all that needs to happen at this meeting taking place on Thursday and Friday is that FATF essentially conclude that nothing has changed, and that if that's the case, Pakistan should be removed. But FATF is a very bureaucratic, technical group, and I think the only thing I could consider coming up is some type of procedural delay or something like that. But beyond that, if everything goes according to plan, I think it's quite likely that Pakistan will be removed from the grey list on Friday. Right. What probable outcomes could we see after Pakistan is taken out of the grey list? Well, I mean, I don't think we should overstate the positives of being removed from the list. I mean, I know that the whole FATF thing has become very political in Pakistan, with different parties want to celebrate the fact that they got Pakistan off the list. The good thing for Pakistan, if you're removed from the grey list, it's a big reputational boost because, no one wants to be on a list that associates you with terrorist financing. And so for Pakistan to get off that list, it would be a reputational boost, and I think that could conceivably help with investment prospects, because many banks
and investors would be uncomfortable doing business deals with a financial system in a country that is known to be involved in terrorist transactions. So again, for Pakistan to be removed from the gray list, I think that it may make some investors and some banks more comfortable doing business with Pakistan, and we know how serious the economic stress is in Pakistan. If you're going to have a situation where you're going to have more investment or more financiers willing to do business with Pakistan, that certainly is a good thing. But of course, the scale of the economic crisis in Pakistan is such that even if you have a few more investors willing to invest, well, the inflation issues, the debt issues, all the other bigger problems, those aren't going to be improved magically just because Pakistan gets out of the FATF gray list. Right, but as we're talking about the image building and how getting out a grey list of FATF is going to be better for Pakistan's image, let's also talk about a statement that tarnished Pakistan's image. A statement by the US President Joe Biden, where he actually questions Pakistan's nuclear assets, and then the rebuttal from the bureaucracy of USA. Do you think such a statement was the right statement to make, especially considering that Pakistan has fought terrorism and nearly eradicated it from within our boundaries, and Pakistan has been a very responsible nuclear state? Well, this is something that many of us are trying to figure out. I really don't know. My best guess is that President Biden had been receiving intelligence briefs about different countries around the world, and perhaps he had received some recent information about Pakistan that essentially highlighted the various volatilities playing out across the country, the economic crisis and the political polarization, the resurgence of the Pakistani Taliban. And I think when he was talking about, no cohesion, I think he was referring to the country on the whole, not to the nuclear weapons program. And perhaps he thought that it was worth mentioning that Pakistan is experiencing these tensions and these crises and these volatilities, and at the same time, it has nuclear weapons. I assume that's what he meant. It was an offhanded comment. He didn't go into this speech wanting to talk about Pakistan. It was not a policy speech. It was a speech to donors. So I think it's significant that he said this because he's the president and he referred to Pakistan's nuclear weapons. But I don't think we should overstate the significance of this. And it is very notable that, as I think you suggested, the State Department in a comment recently essentially contradicted what President Biden said. The State Department said that the U.S. is essentially comfortable with the safety and security of Pakistan's nuclear weapons. And it's true that U.S. officials are much less concerned about nuclear safety issues in Pakistan than they had been some years back. So I think it'll blow over. And to be very honest with you, his comments, Biden's comments, did not really draw much attention at all in the United States, or really anywhere outside of Pakistan or India for that matter. So I don't think that the impact to Pakistan's image will be that great by these comments that he made. Right, but how significant is the State Department or the spokesperson contradicting with the President of USA? And should we call it a contradiction or should we call it an explanation? It's both an explanation and a contradiction. It's essentially a comment clarifying what the U.S. government's position is on Pakistan's nuclear weapons, which is at odds with what President Biden said. And this happens sometimes with U.S. presidents, certainly President Biden himself, but also, I can remember President Trump on a number of occasions saying something that seemed a bit odd and off U.S. policy, and then you'd have U.S. officials clarifying with statements saying, no, this is really what was meant. So in that sense, I think it is significant, not just the fact that the State Department issued a statement that contradicted what President Biden said, but I think it also suggests that the U.S. government would have preferred that Biden didn't make those comments, given that, as you know, there's been some good signs to come out of U.S.-Pakistan relations recently. There's been some high-level engagements and a sense from Washington that it's ready to think about reframing the relationship with Pakistan to allow it to grow more through more non-security cooperation. So the timing of the comments of Biden was not good because it risked jeopardizing that momentum in relations. So I think that another way to analyze the State Department comment is that, well, look, we're keen to ensure that we could cooperate and work together in this relationship. We don't want to let the president's comments get in the way of that. Right. But the next question is, and this comes straight from the common Pakistani perspective, why would the US president target Pakistan's nuclear asset? Especially considering that we follow all the protocols given by IAEA and not India, that has actually had multiple
mishaps when it comes to nuclear power. The uranium ore has been smuggled and found in black market. They actually fired a missile into Pakistan's territory. Why not criticize India's nuclear protocols and safety and security? No, and I would argue it's a very fair comment to make because indeed, I mean, you've referred to some very notable examples that suggest some reasons to be concerned about safety and security issues in India's nuclear system. But I would argue that U.S. officials would say that beyond those examples, India's record with nuclear weapons safety and security is quite good and quite impressive. So in that sense, from a U.S. perspective, from a Washington perspective, these recent incidents are more exceptions than the norm. Whereas, again, I'm articulating the Washington perspective here. With Pakistan, there had been long-standing concerns, mainly from the past, about the safety and security of Pakistan's nuclear weapons, mainly because of the presence for many years of terrorist organizations, including terrorist organizations that were direct threats to the United States. So that reality, set aside, along with the fact that Pakistan has nuclear weapons, I think that really added to this sentiment. But the interesting point here is that Pakistan has provided you no reason. I mean, provided US no reason to criticize our nuclear asset. We have not fired a missile into somebody else's territory, but India has. And do you think it's fair to call these blunders as exceptions? Well, no, again, I mean, I think, as I had said before, there's a fair point to question why the U.S. is not bringing attention to these recent developments with India's nuclear weapons safety and security. But, perceptions are important, right? And as you know, I mean, U.S. perceptions of Pakistan and how things play out in Pakistan, its nuclear weapons program, they've tended to be a bit more what I would describe as negative or concerned relative to perceptions of India and its situation. So, no, I certainly would agree with you. But there would be nothing wrong, or it would be appropriate, I think, for the U.S. to bring attention to concerns about India. But, final point on this, as you know, the nature of the U.S.-India relationship is very different from the nature of the U.S.-Pakistan relationship, and I think that U.S. officials would be more sensitive about the possibility of insulting the Indian government by bringing these out in the public. Whereas I think with the relationship with Pakistan, it's a very different relationship. There's not as much concern about alienating the Pakistan or the relationship with Pakistan, just because it's quite frankly not as strong or deep a relationship as the U.S. relationship with India. Right, Michael Kugelman, thank you very much for joining me in the show. इसी के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि कल पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर हमारे सामने आए. अल्लाह हाफ़िज़ नासिर.